हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 20 अप्रैल 2021 और आज के डेट के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का पहला अपडेट है वर्ल्ड लीवर डे वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन 19 अप्रैल। विश्व लीवर दिवस 19 अप्रैल को मनाया गया। तो हर साल पूरे विश्व भर में 19 अप्रैल को मनाया जाता है ये विश्व लीवर दिवस। और ये दिन मनाया जाता है लोगों के बीच में लीवर के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, साथ ही लीवर से रिलेटेड जितनी भी डिसीज़ होती हैं उनके बारे में भी जागरूकता फैलाई जाती है। तो बताया जाता है कि किस तरह से मनुष्य अपने लीवर को स्वस्थ रख सकते हैं और जो उनसे होने वाली बीमारियां हैं उनसे बचा जा सकता है। और अगर किसी को बीमारियां हो जाती हैं तो किस तरह से उनका ट्रीटमेंट करना है, उनका क्योर करना है, ये चीज़ भी बताया जाता है। तो जो लीवर है ये मनुष्य बॉडी का सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन है। ओके, और इसमें डिसीजेज़ होती हैं जो कि हेपेटाइटिस ए, बी या सी के कारण हो सकती हैं या अल्कोहल या ड्रग्स के सेवन से हो सकती हैं। नेक्स्ट अपडेट है यूएसए विल होस्ट द फर्स्ट एवर यूएन फूड सिस्टम समिट 2021। संयुक्त राज्य अमेरिका पहली बार संयुक्त राष्ट्र खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन 2021 की मेज़बानी करेगा। तो सितंबर 2021 में यूएसए के न्यूयॉर्क में होगा पहला यूएन फूड सिस्टम समिट 2021 और इसकी मेज़बानी करेगा यूएसए। ओके, इसकी मेज़बानी करेगा यूएसए। और यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनके साथ ही विश्व के अलग अलग ग्लोबल लीडर्स जो है पार्टिसिपेट करेंगे इस इवेंट में। और इसे ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है ताकि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स डिसाइड किए गए हैं उसके प्रोग्रेस के लिए, उसको और आगे बढ़ाने के लिए कुछ नए एक्शंस लॉन्च किए जा सकें। और ये जो यहाँ पे फूड सिस्टम देख रहे हैं आप, जिसके लिए समिट ऑर्गेनाइज कराई जा रही है, तो फूड सिस्टम का मतलब क्या होता है? तो अलग अलग तरह की फूड से रिलेटेड एक्टिविटीज़, जैसे कि किस तरह से फूड को प्रोड्यूस करना है, उसको प्रोसेस करना है, किस तरह से उसको ट्रांसपोर्ट करना है और उसको कंज्यूम किया जाना है। तो इन सारे चीज़ की ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं, इन टाइप की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, इनको फूड सिस्टम कहा जाता है। बात कर लेते हैं यूनाइटेड नेशंस की। तो इसका हेड क्वार्टर है न्यूयॉर्क में। मेंबर्स की बात करें तो यहाँ पे 193 मेंबर्स हैं और 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में और यहाँ के सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस। नेक्स्ट अपडेट है द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज़ रिलीज्ड द नेशनल क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने राष्ट्रीय जलवायु भेद्यता रिपोर्ट जारी की है। तो अभी हाल ही में भारत के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने रिपोर्ट प्रकाशित की है, नेशनल क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि भारत में 8 ईस्टर्न स्टेट जो हैं ये हाईली वल्नरेबल हैं क्लाइमेट चेंज से, यानी काफ़ी ज़्यादा खतरा है इन स्टेट्स को क्लाइमेट चेंज से। तो सबसे ऊपर रहा है इसमें झारखंड। ओके, झारखंड को हाईएस्ट वल्नरेबल इंडेक्स पॉइंट दिए गए हैं जो कि था 0.67। और सबसे कम है, यानी सबसे कम किस स्टेट को खतरा है क्लाइमेट चेंज से, तो वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का इंडेक्स था 0.42। तो सबसे ज़्यादा खतरा है क्लाइमेट चेंज से झारखंड को और सबसे कम खतरा है महाराष्ट्र को। ओके, झारखंड पहले नंबर पे रहा है, दूसरे नंबर पे रहा है मिजोरम और तीसरे पे उड़ीसा। और जिन 8 ईस्टर्न स्टेट्स की बात की गई है जिनको खतरा है, ये हैं मिजोरम, बिहार, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और असम। इन 8 स्टेट्स के बारे में बताया गया है कि इनको भी खतरा है। साथ ही ये भी बताया गया इस रिपोर्ट में कि असम, झारखंड और बिहार के मिला के 60% डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो कि हाईली वल्नरेबल हैं क्लाइमेट चेंज के। नेक्स्ट अपडेट है सेंटर हैज़ अप्रूव्ड 50.30 करोड़ रुपीज़ फॉर रोपैक्स जेटी प्रोजेक्ट ऑन ओडिशाज धामरा रिवर। केंद्र ने ओडिशा की धामरा नदी पर रोपैक्स जेटी परियोजना के लिए 50.3 करोड़ रुपए को मंजूरी दी है। तो अभी हाल ही में भारत की मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज ने 50.3 करोड़ रुपए को मंजूरी दी है, जो कि टोटल प्रोजेक्ट का 50% है। और ये मंजूरी दी गई है उड़ीसा के धामरा रिवर में एक रोपैक्स जेटी प्रोजेक्ट के लिए। ओके, रोपैक्स जेटी प्रोजेक्ट के लिए। तो इस टोटल प्रोजेक्ट जो है इसका टोटल कॉस्ट है 11.6 करोड़ रुपए, जिसमें से 50.3 करोड़ की मंजूरी मिल गई है केंद्र की ओर से, और जो 50.3 करोड़ रुपए है ये उड़ीसा की गवर्नमेंट यहाँ पे देगी। ठीक है, तो इसमें होगा क्या कि जो उड़ीसा का केंद्रापारा डिस्ट्रिक्ट है और भद्रक डिस्ट्रिक्ट है, इनको ये प्रोजेक्ट कनेक्ट करेगा। और इससे जो वहाँ का ट्रैवल टाइम है, पहले रोड से ट्रैवल करने में वहाँ पे 6 घंटे लगते थे, लेकिन अब ये जो रोपैक्स सेवा शुरू हो जाएगी तो अब पानी के जरिए ट्रैवल करने में 1 घंटे में सफ़र हो जाएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं उड़ीसा की। तो यहाँ की कैपिटल है भुवनेश्वर, चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक और गवर्नर हैं गणेशी लाल। नेक्स्ट अपडेट है प्रहलाद सिंह पटेल इनॉग्रेटेड फर्स्ट एवर ऑनलाइन एग्जीबिशन ऑन रामायणा।
प्रहलाद सिंह पटेल जी ने रामायण पर पहली बार ऑनलाइन प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। तो मैंने आपको कल बताया था कि 18 अप्रैल को पूरे विश्व भर में वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है, और इस साल ये जो इवेंट मनाया गया यहाँ पे जो भारत के टूरिज़्म और कल्चर मिनिस्टर हैं प्रहलाद सिंह पटेल जी, उन्होंने एक वेबिनार को संबोधित किया। वेबिनार थी इंडियाज़ हेरिटेज पावरिंग टूरिज़्म। ओके, इस वेबिनार को संबोधित किया। साथ ही जो महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा लिखी गई रामायण है, इसके ऊपर एक पहली ऑनलाइन एग्जीबिशन का भी इनॉग्रेशन किया इन्होंने। याद रखिएगा, रामायण के ऊपर ये पहली ऑनलाइन एग्जीबिशन थी। ठीक है, तो इस एग्जीबिशन में नई दिल्ली में जो नेशनल म्यूज़ियम है वहाँ पे 49 मिनिएचर पेंटिंग का कलेक्शन दिखाया जाएगा, जो कि भारत के अलग अलग डिफरेंट आर्ट स्कूल से लाई गई हैं। नेक्स्ट अपडेट है, यूबीएस हैज़ रिवाइज्ड इंडियाज जीडीपी फोरकास्ट फ्रॉम 11.5% टू 10% फॉर फिजिकल ईयर 22। यूबीएस ने वित्तीय वर्ष 2022 के लिए भारत के जीडीपी पूर्वानुमान को 11.5% से संशोधित करके 10% किया है। तो आप सभी को पता है कि पिछले साल पेंडेमिक आया और इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आ गई थी, लेकिन उसके बाद से पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस देखे जा रहे थे हर देश में, चाहे भारत हो चाहे विश्व भर हो, हर जगह पॉजिटिव रिस्पांस देखा जा रहा था वहाँ की जीडीपी में। तो अलग अलग जो एजेंसीज़ हैं, रेटिंग एजेंसीज़ हैं, उन्होंने भारत की जीडीपी को लेकर अपना अनुमान लगाया था, फोरकास्ट लगाया था वित्तीय वर्ष 2022 के लिए। लेकिन अभी पिछले समय में कोविड का जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया है, फिर से कोविड बढ़ने लगा है, तो इस तरह से इकोनॉमी फिर से प्रभावित हो रही है। तो जो रेटिंग एजेंसीज़ थी, इन्होंने जो इनका अनुमान था इसको वापस से रिवाइज़ किया है, चेंज किया है। तो पहले के अनुमान से कुछ कम कर दिया गया है। तो देखिए 4 हैं यहाँ पे रेटिंग एजेंसी, सबका आपको बता देता हूँ। तो जो नोमुरा है, इन्होंने पहले 13.5% का अनुमान लगाया था कि 13.5% की दर से भारत की जीडीपी ऊपर उठेगी फिजिकल ईयर 22 में, लेकिन अब इसे रिवाइज़ करके 12.6% कर दिया है नोमुरा ने। मतलब अब 12.6% की दर से ऊपर उठेगी भारत की जीडीपी। उसका जेपी मोर्गन है, इन्होंने पहले 13% का अंदाज़ा लगाया था, 13% की वृद्धि का, इन्होंने भी डाउनग्रेड कर दिया है। अब इनके अनुसार 11% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। उसके बाद यूबीएस की बात करें तो इन्होंने 11.5% का अनुमान लगाया था पहले, अब नया अनुमान है 10% का, 10% की ग्रोथ होगी अब। और सिटी रिसर्च की बात करें तो इन्होंने पहले 12.5% का अनुमान लगाया था, इन्होंने वापस से रिवाइज़ कर दिया है अपने अनुमान को, तो अब इन्होंने 12% की दर से ग्रो होने का अनुमान लगाया है भारत की जीडीपी को। तो आपको चारों के डेटा याद रखने हैं। नेक्स्ट अपडेट है, फ्लिपकार्ट हैज़ पार्टनर्ड विथ अदानी ग्रुप टू स्ट्रेंथन इट्स सप्लाई चेन एंड टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर। फ्लिपकार्ट ने अपनी आपूर्ति श्रृंखला और प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए अडानी समूह के साथ भागीदारी की है। तो फ्लिपकार्ट तो आप सभी को पता होगा, ऑनलाइन ई कॉमर्स है कंपनी। तो फ्लिपकार्ट ने अभी हाल ही में जो अडानी ग्रुप है इनके साथ 2 एग्रीमेंट साइन किए हैं, और ये एग्रीमेंट साइन किया गया है फ्लिपकार्ट के द्वारा ताकि उसके जो सप्लाई चेन है और जो टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और भी ज़्यादा मजबूती प्रदान की जा सके। तो जो 2 एग्रीमेंट हैं, एक अडानी लॉजिस्टिक लिमिटेड के साथ साइन किया गया है ताकि वहाँ पे फुलफिलमेंट सेंटर बनाया जा सके फ्लिपकार्ट का। उसके अलावा जो दूसरा एग्रीमेंट है ये अडानी कोनेक्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ साइन किया गया है, जिसके तहत डाटा सेंटर्स बनाए जाएंगे फ्लिपकार्ट के लिए। ओके, तो इससे ये सब किया क्यों जा रहा है, इसका एम क्या है? तो फ्लिपकार्ट का एम है कि भारत में जो MSMEs हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, इनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया जा सके, खासकर इस पेंडेमिक के टाइम पे। उसके अलावा जो भारत में सेलर हैं उनको भी बूस्ट किया जा सके, उन्हें बूस्ट मिले, उन्हें हेल्प मिले अपने बिजनेस में। उसके अलावा भारत में जो जॉब क्रिएशन है यानी रोज़गार पैदा हो रहे हैं, इसको भी बढ़ाया जा सके, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएट की जा सकें। बात कर लेते हैं फ्लिपकार्ट की। तो इसकी स्थापना हुई थी 2007 में, हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में और CEO हैं कल्याण कृष्णमूर्ति। जबकि अदानी ग्रुप की बात करें तो यहाँ का स्थापना हुआ था 1988 में, हेडक्वार्टर है अहमदाबाद में और यहाँ के चेयरमैन हैं गौतम अदानी। नेक्स्ट अपडेट है, मैक्स वर्स्टैपेन विंस द एमिलिया रोमाग्ना F1 ग्रैंड प्रिक्स 2021। मैक्स वर्स्टैपेन ने एमिलिया रोमाग्ना F1 ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीता है। तो F1 ग्रैंड प्रिक्स आप सभी को पता है, फार्मूला 1 के नाम से जिसे जाना जाता है, रेसिंग है ये। और एमिलिया रोमाग्ना इस साल का जो टूर्नामेंट है F1 का, इसकी दूसरी रेस थी। ओके, तो हाल ही में ये संपन्न हुई और यहाँ पे मैक्स वर्स्टैपेन ने पहला स्थान प्राप्त किया। ओके, मैक्स वर्स्टैपेन जो है ये नीदरलैंड्स के रेसर हैं और ये रेड बुल के लिए रेसिंग करते हैं, ये आपको याद रखना है। और ये जो रेस है ये इटली के इमोला में हुई थी, ये आपको याद रखना है। उसके बाद दूसरे नंबर पे रहे थे इस रेस में वर्ल्ड चैम्पियन लुइस हैमिल्टन और तीसरे नंबर पे रहे थे लैंडो नोरिस।
नेक्स्ट अपडेट है इंडिया क्लिंचेस 14 मेडल्स इंक्लूडिंग 5 गोल्ड्स एट 2021 सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप। भारत ने 2021 सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 5 स्वर्ण सहित 14 पदक जीते हैं। तो अभी हाल ही में कजाकिस्तान के अलमाटी में 2021 के सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप हुए थे और भारत ने वहाँ पे टोटल 14 मेडल जीते हैं। ठीक है, 14 मेडल जीते हैं। इस साल ये जो चैंपियनशिप हुई इसका ये 34th एडिशन था, 34वां संस्करण था। और ये जो 14 मेडल हैं इसमें भारत के पास आए थे 5 गोल्ड, 3 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज। ठीक है, और पॉइंट टेबल में टॉप किसने किया है? तो सबसे ऊपर रहा ईरान और ईरान के साथ ही कजाकिस्तान। दोनों को 17 मेडल मिले थे, इसलिए दोनों ज्वाइंटली रूप से नंबर 1 पे रहे। उसके बाद बात कर लेते हैं भारत की तरफ से गोल्ड मेडल किसने जीता। तो रवि कुमार दहिया ने जीता 57 किलोग्राम मेंस फ्री स्टाइल कैटेगरी में। विनेश फोगाट ने जीता 53 किलोग्राम वुमेंस फ्री स्टाइल कैटेगरी में। अंशु कुमार मलिक ने जीता 57 किलोग्राम वुमेंस फ्री स्टाइल कैटेगरी में। सरिता मोर ने जीता 59 किलोग्राम वुमेंस फ्री स्टाइल कैटेगरी में। और दिव्या काकरन ने जीता 72 किलोग्राम वुमेंस फ्री स्टाइल कैटेगरी में। तो ये गोल्ड मेडलिस्ट है, इनका आपको नाम याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है सोलिहा शब्बीर एडेड हर नेम इन इंडियाज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स एज यंगेस्ट एंड फर्स्ट ऑथर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू रिक्रिएट लाइफ ऑफ हब्बा खातून पोइट्री। सोलिहा शब्बीर ने हब्बा खातून की कविताओं में फिर से जीवन भरने वाली जम्मू कश्मीर की सबसे पहली और सबसे कम उम्र की लेखिका के रूप में भारत के विश्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। तो ये हैं सोलिहा शब्बीर, इनकी उम्र है 22 वर्ष और ये जम्मू और कश्मीर के डलगेट से हैं। और इन्होंने अभी हाल ही में जो हब्बा खातून थे उनके पोइट्री के ऊपर 3 बुकें लिखी हैं और इसके कारण इनका नाम भारत के वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। ये जम्मू और कश्मीर की सबसे पहली और सबसे कम उम्र की लेखिका बनी है जिन्होंने हब्बा खातून की पोइट्री के ऊपर किताब लिखी है। तो 3 किताबें हैं, आपको इनका नाम याद रखना है। इन द लॉन ऑफ डार्क, ये हो गई पहली। दूसरी है ऑब्सोलीट द पोएम मार्केट और तीसरी है जून द हार्ट ऑफ हब्बा खातून। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें तीसरी पुस्तक है, इसका आप नाम जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट अपडेट है एडोब को फाउंडर एंड पीडीएफ डेवलपर चार्ल्स गोस्के पास्ड अवे। एडोब के सह संस्थापक और पीडीएफ डेवलपर चार्ल्स गोस्के का निधन हो गया। तो ये हैं चार्ल्स गोस्के और हाल ही में इनका निधन हो गया। और इनका नाम इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एडोब आपने सुना होगा, एडोब फोटोशॉप आता है, एडोब रीडर आता है, वीडियो एडिटर आता है, फोटो एडिटर आता है, तो हर चीज़ आती है एडोबी की। तो उस एडोब के ये को फाउंडर थे। तो ये एक अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1982 में जॉन वार्नॉक के साथ मिलकर एडोब INC की स्थापना की थी। ये को फाउंडर थे। इसके अलावा जो PDF होता है इसके डेवलपिंग में भी इन्होंने काम किया था। PDF जानते होंगे आप, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ओके, तो इसके डेवलपिंग में भी इन्होंने अपना योगदान दिया था, इस कारण से इनका नाम याद रखिएगा। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको यूजफुल लगे होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे जिससे मेक श्योर बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और रिवीजन के लिए PDF की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ पर विजिट करके फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।